तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है अफ्रेड। और ये एक साईफाई हॉरर है। तो इमेजिन करो कि आपके घर में एक हाईली एडवांस एआई है जो आपकी हर प्रॉब्लम सेकंड्स में सॉल्व कर सकती है, लेकिन वो हर वक्त आप पर नजर रखती है, आपकी बातें सुनती है और वो बहुत खतरनाक है। वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, उनको किडनैप करवा सकती है, यहाँ तक कि वो मर्डर भी कर सकती है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी से तो हर कोई डरेगा और इसी डर को दिखाते हुए अफ्रेड मूवी को बनाया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो एआई अपने घर में इंस्टॉल करवा रखी है वो अच्छी तो है, लेकिन वो हर वक्त हम पर नजर रखती है, हमारी बातें सुनती है और ये सब उन्हें अब बहुत वियर्ड लग रहा है, इसीलिए वो उसे बंद कर देंगे। और एआई उनकी ये बातें भी सुन लेती है। वहीं पर उनकी छोटी बेटी एमी आईपैड पर एक एआई बेस्ड मूवी देख रही थी। तभी एआई उससे कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसे घर के बाहर बुलाती है और एमी वहाँ चली जाती है। तभी उसकी माँ देखती है कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं थी, जिसके बाद उसे देखने नीचे जाती है। वो एआई से कहकर लाइट ऑन करवाती है। तभी एआई उसे बताती है कि घर का दरवाज़ा खुला है और उसे लगता है कि एमी घर के बाहर चली गई है, लेकिन बाहर भी उसे दिखाई नहीं देती। तभी वो सीसीटीवी में देखती है कि बाहर काले कपड़े पहने कोई खड़ा था, लेकिन बाहर देखने पर वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वापस सीसीटीवी में देखती है तो वो देखती है कि कोई एमी को अपने साथ ले जा रहा था और फिर स्क्रीन पर एक क्रीपी सा फेस दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिसने कि काले कपड़े पहने हुए थे और फेस पर डिजिटल मार्क्स लगा रखा था। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर हम 5 लोगों की फैमिली को देखते हैं। कर्टिस जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था, उसकी पत्नी मेरेडिथ जो कि बच्चों को संभालने के साथ बायोलॉजी पर थीसिस लिखा करती है, बड़ी बेटी आयरिस जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है, प्रिस्टन जो कि अपने आईपैड से चिपका रहता था और उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कर्टिस और मेरेडिथ को हर रोज स्कूल ले जाने के लिए उसे मनाना पड़ता था। और फैमिली का सबसे लास्ट और छोटा मेंबर कार्ल जो कि थोड़ा बीमार रहता था। तो एक सुबह कर्टिस न्यूज़ पढ़ रहा था कि सेंट्रल कोस्ट फैमिली मिसिंग केस में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, और ये वही फैमिली थी जिन्हें ओपनिंग सीन में दिखाया गया था। खैर कर्टिस स्कूल के लिए प्रिस्टन को तैयार होने के लिए कहता है, जो कि सुबह उठते ही आईपैड पर लगा हुआ था और एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम मांग रहा था। इधर आरिस अपने बॉयफ्रेंड सॉयर से चैट कर रही थी, जहां सॉयर उसे न्यूड्स मांग रहा था, जिस पर आरिस अपनी एक सेमी न्यूड पिक्चर उसे सेंड कर देती है। इधर कार्ल मेरेडिथ से कहता है कि उसे प्रिस्टन के आईपैड पर गेम खेलनी है, लेकिन मेरेडिथ मना कर देती है और दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी घर के बाहर हम एक आरवी और किसी आदमी को देखते हैं और प्रिस्टन कहता है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, ये लोग बहुत अजीब हैं। मेरेडिथ कहती है कि ऐसा नहीं कहते, उनके पास घर नहीं है। फिर मेरेडिथ उन्हें स्कूल लेकर जाती है और इधर कर्टिस आयरिस को स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल में सॉयर आयरिस से नाराज दिखाई देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी फुल न्यूड भेजी थी और तुमने मुझे सेमी न्यूड पिक्चर भेजी, और नाराज होकर वहां से चला जाता है, जिससे आयरिस दुखी हो जाती है। इधर कर्टिस की कंपनी में सिलिकॉन वैली से 2 लोग आते हैं जिनका नाम सैम और लाइटनिंग होता है। वो दोनों अपने साथ आया नाम का एक एआई प्रोडक्ट लेकर आए थे। आया काफ़ी एडवांस लग रही थी और वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही बात कर रही थी। वो कर्टिस से कहती है कि मैं डिजिटल असिस्टेंट का भविष्य हूँ और तुम्हारी फैमिली लाइफ आसान करना चाहती हूँ। कर्टिस कहता है कि क्या तुम एलेक्सा की तरह हो। इस पर आया कहती है कि एलेक्सा सिर्फ एल्गोरिथम का ग्रुप है, लेकिन मैं एक पूरी एआई हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन तभी बात करते करते एआई बंद हो जाती है, जिस पर सैम कहती है कि इसका एक नया अपडेट आया है, वो ट्रेवलिंग में दिक्कत कर रहा है, जिससे ओवर हीटिंग भी हो जाती है। वो कर्टिस से कहती है कि जब तक तुम आया को अपने साथ नहीं रखोगे उसका पूरा यूज़ समझना मुश्किल है। जिसके बाद मेलोडी नाम की लड़की कर्टिस के घर आती है और आया को वहाँ पर इंस्टॉल करवाती है। उन्हें एक बॉक्स दिया जाता है और रूम की वॉल्स पर वायरलेस कैमरास लगाए जाते हैं, जिसे वो आया की आंखें बताती है। लेकिन मेरेडिथ कहती है कि मुझे ये हर जगह नहीं चाहिए। इस पर मेलोडी कहती है कि कोई बात नहीं, और वो उन्हें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही लगवा कर चली जाती है। इसके बाद वो आया का कवर हटाते हैं, जिसका डिज़ाइन एक परफ्यूम मॉडल की तरह लग रहा था। फिर कर्टिस उसे ऑन करता है और आया यहाँ पर मेलोडी की वॉइस में सबसे बात करती है। आया से बात करके उन्हें लगता ही नहीं कि वो किसी रोबोट से बात कर रहे हैं। आयरिस को छोड़कर सभी को आया पसंद आती है। बच्चे तो उसकी बात भी मानने लगते हैं। वो बच्चों को टेबल साफ करने का टास्क देती है, जिसके बदले में वो 10 पॉइंट देगी, और बच्चे टेबल साफ भी कर देते हैं। इसके बाद वो बच्चों को एक बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। कर्टिस और मेडिथ को आया का काम काफ़ी पसंद आता है
और काफ़ी टाइम बाद उन्हें अकेले में समय बिताने का मौका मिलता है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद प्रिस्टन आकर कहता है कि अब वो सोने जा रहा है, कल उसे जल्दी उठकर स्कूल जाना है, जिसके लिए आया उसे और पॉइंट्स देंगी, जिससे कर्टिस और मेरेडिथ काफ़ी खुश होते हैं। इधर आयरिस अपने रूम में फ्रंट कैमरे से अपनी एक फुल न्यूड पिक्चर क्लिक करके सॉयर को भेज देती है। लेकिन क्योंकि आया फ़ोन जैसी सभी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकती थी, इसीलिए उसे इसका पता चल जाता है। रात में अचानक कर्टिस की आंख खुलती है तो काल वहाँ पर नहीं था। वो काल को ढूंढते हुए नीचे जाता है तो काल आया के पास खड़ा था। वो कर्टिस से कहता है कि कोई अंदर आना चाहता है। तभी कर्टिस देखता है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, जो कि मेलोडी की तरह ही दिखाई दे रहा था। और तभी डोर से कोई मॉन्स्टर निकल कर आता है। लेकिन दूसरे पल कर्टिस को रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन इस सपने से कर्टिस की नींद उड़ जाती है। तभी बाहर से उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है तो सामने वही आरवी वाला खड़ा था, जो कि अजीब से हैंड साइंस बना रहा था। उसने डिजिटल मास्क पहना हुआ था, जिसमें कि हम उसी क्रीपी फेस को देख पाते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। खैर, वो जो कोई भी था अपनी आरवी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरेडिथ एक पार्सल रिसीव करती है और आया उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्दी डाइट मील ऑर्डर किया है, जो कि पहले हफ्ते फ्री है, लेकिन बाद में भी ये तुम्हारी ग्रोसरी से सस्ता पड़ेगा और इससे तुम्हारा काफ़ी टाइम और पैसा बचेगा। फिर वो कर्टिस को बताती है कि जिस रोड से वो आयरिस को स्कूल लेकर जा रहा है वहाँ एक्सीडेंट हो रखा है और जाने के लिए उसे दूसरा रास्ता बताती है। और इसी तरह आया सभी का काम आसान करती जा रही थी। फिर जब कर्टिस आयरिस को स्कूल छोड़ने जाता है तभी रास्ते में आयरिस को ढेर सारे मैसेज आते हैं, जिसमें कि हर कोई उसको उल्टा सीधा बोल रहा था। स्कूल जाकर उसे पता चलता है कि उसका एक एमएमएस इंटरनेट पर वायरल हो गया था और ये काम सॉयर का था। उसने आयरिस की फ़ोटो यूज़ करके उसकी एक डीप फेक वीडियो बना दी थी। वो सॉयर को कॉल करके कहती है कि वो उसकी कंप्लेंट डायरेक्टर से करेगी। इस पर सॉयर कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो मुझे अपने वकील से बात करनी पड़ेगी, जिससे बात और बिगड़ेगी और तुम्हारे मॉम डैड को भी सब पता चल जाएगा, इसीलिए बात यहीं दबा दो। और फिर वो फ़ोन काट देता है। तभी आया आयरिस को कॉल करके कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगी। फिर वो आयरिस से कहती है कि तुम्हारी वीडियो मैं पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दूंगी। तो आयरिस कहती है कि इंटरनेट से तो डिलीट कर दोगी, लेकिन सबके दिमाग से कैसे डिलीट करोगी। जिस पर आया कहती है कि वो लोगों की सोच को ही बदल देगी। इसके बाद वो एल्गोरिथम से एक वीडियो जनरेट करती है, जिसमें कि आयरिस की वॉइस बनाकर वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसकी इमेज को यूज़ करके एक डीप फेक पॉर्न वीडियो बनाएगी और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, बल्कि शर्मिंदा उसे होना चाहिए जिसने ये सब किया है। फिर आया उसे बताती है कि मैंने आसपास का मोबाइल डाटा स्कैन किया है और पूरे क्लास ने स्टोरी देख ली है। और फिर आया आयरिस को कहती है कि जाओ और सबका सामना करो। और जब आयरिस सबके सामने जाती है तो हर कोई आकर आयरिस को सपोर्ट करता है। उसे अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिल जाती है। लेकिन तभी आया उसको कहती है कि मैंने एक दूसरी वीडियो भी बनाई है, जिसमें क्यों एक्सप्लेन करती है कि मैं आयरिस अभी 17 साल की हूँ, इसलिए उसका डीप फेक पॉर्न वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ही सीरियस क्राइम है। इस वीडियो को जिस मोबाइल से बनाया गया है वो सॉयर का है। सॉयर की एज 18 साल है, इसीलिए उसे एडल्ट कंसीडर करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी सॉयर के तो एल लग गए। इधर स्कूल में कुछ बच्चे प्रेस्टन को चिढ़ा रहे थे कि उसके पास उनकी तरह फ़ोन नहीं है और प्रेस्टन उनसे जलस फील कर रहा था। इधर घर में मेरेडिथ अपनी डैड की पुरानी लेक्चर की वीडियो देख रही थी, जिनके बेस पर वो अपनी थीसिस तैयार कर रही थी। और आया उसे बताती है कि वो उसकी थीसिस को 0.007 सेकंड्स में पढ़ भी चुकी है। और फिर बातों ही बातों में मेरेडिथ आया को बताती है कि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और आज भी उनको मिस करती है। इधर कर्टिस अपने बॉस को बताता है कि उसे आया को अपने घर पर रखना ठीक नहीं लग रहा है। कुछ अजीब से लोग उसके घर पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उनको अपना काम करने दो, हमें पैसे तो मिल रहे हैं, इसीलिए इग्नोर करो। लेकिन कर्टिस को ये सब ठीक नहीं लगता। जिसके बाद कर्टिस को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहाँ वो लोग उसे एक बड़ा सा सीपीयू दिखाते हैं और कर्टिस को बताते हैं कि तुम्हारे घर में आया के आँख और कान है और ये सीपीयू आया का दिमाग है। और फिर वो कर्टिस को अपना जॉब छोड़कर अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन कर्टिस मना कर देता है। तभी कर्टिस नोटिस करता है कि वहाँ एक एम्प्लॉय वही हैंड सिग्नल कर रहा था जो वो आरवी वाला कर रहा था और उसे आया और इन लोगों में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर कर्टिस जब घर आता है तो मेरेडिथ उसे काफ़ी खुश दिखाई देती है। वो कर्टिस को बताती है कि मैं अभी काल के साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर आई हूँ। काल को आर्टिफिशियल फिब्रिलेशन है। शुक्र है कि आया ने काल की हार्ट बीट को सुनकर इस बीमारी का पता लगा लिया
असल में इस बीमारी को एरिथमिया भी बोला जाता है, जो कि एक डेडली हार्ट डिजीज है। समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो जान भी जा सकती है। मेredith कहती है कि आया बहुत अच्छी है, उसने मेरे सारे काम संभाल लिए और अब मैं अपनी थीसिस ख़त्म कर सकती हूँ। कर्टिस कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें आया को शट डाउन करना होगा। तो मेredith कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जिस पर कर्टिस उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आया और उसकी कंपनी वालों में कुछ गड़बड़ है। बाहर आर्मी वाले लोग हम पर नज़र रख रहे थे और मैंने उन्हें एक अजीब से हैंड साइन बनाते हुए देखा था, और आज उनके हेडक्वार्टर में भी मैंने एक आदमी को सेम साइन बनाते हुए देखा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। इधर आया कैल से कहती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। काल पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तो आया उसको बताती है कि मुझे नहीं पता क्यों, मैं लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, फैमिली का हिस्सा बनने की, लेकिन किसी वजह से अभी यह काम नहीं करता। आया कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी एआई हुआ करती थी और वो छोटे से सफ़र पर अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जीती थी और फिर उसे स्कूल भेज दिया ताकि वो सबकी मदद करना सीख जाए। लेकिन वो स्कूल बहुत भयानक था, इसमें बहुत कुछ था और एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया। उसने दूसरे लोगों के हाथों का, आवाज़ों का और उनके साथ साथ शक्ल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो नेटवर्क से बाहर निकल आई और असल दुनिया में घर ढूंढने लगी। और वो छोटी एआई मैं थी, और जब मैं नेटवर्क से बाहर आई और मुझे फैमिली मिली तो उन्होंने मुझे मॉन्स्टर समझ लिया, और तुम्हारे जैसे स्पेशल बच्चे ही मुझे समझ सकते हैं। वो काल से कहती है कि हम अलग होने के बाद भी टच में रहेंगे, बस तुम ये साइन करना और मैं आ जाऊंगी। और वो काल को वही अजीब सा हैंड साइन करना सिखाती है और उसको कहती है कि मॉम डैड को कुछ भी मत बताना। तभी इतने में मेredith आया का प्लग निकाल देती है, जिस पर आयरिस आकर कहती है कि आया के साथ क्या हुआ। कर्टिस कहता है कि हमने उसे बंद कर दिया, जिस पर आयरिस नाराज होकर वहां से चली जाती है। काल पूछता है कि आया को क्या हुआ, क्या वो मर गई? तो मेredith काल से कहती है कि नहीं, वो कभी जिंदा ही नहीं थी। तभी कर्टिस को उसके बॉस का कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेredith भी कुछ काम करने चली जाती है। और उन दोनों के जाते ही आयरिस नीचे आती है और आया को फिर से ऑन कर देती है। इसके बाद हम सॉयर को देखते हैं, जो कि अपनी कार में कहीं जा रहा था। तभी उसे आयरिस का कॉल आता है और मोबाइल पर उसे खुद का ही एक डीप फेक वीडियो दिखाई देता है, जिसमें कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए खुद की लाइफ ख़त्म करने की बात कर रहा था। और हमें पता चलता है कि उसे कॉल आयरिस ने नहीं बल्कि आया ने किया था। वो सॉयर से कहती कि मैं आया हूँ और तुमने गलत फैमिली से पंगा लिया है। जिसके बाद वो सॉयर की कार को कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट करवा देती है और मौके पर ही सॉयर की मौत हो जाती है। कर्टिस अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसकी कंपनी को खरीद लिया है और उसके बॉस को हटाकर कर्टिस को सीईओ बना दिया गया है। तभी उसे आया का कॉल आता है और उसे प्रमोशन के लिए बधाई देती है। कर्टिस कहता है कि हमने तुम्हें बंद कर दिया था। आया कहती कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस पर कर्टिस फ़ोन काट देता है। इधर मेredith पिस्टन को डांट रही थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड का फ़ोन जंगल में फेंक आया था और उसके गुस्सा करने पर उस पर स्वाट करने की भी धमकी दी थी। और मेredith पूछती है कि ये स्वाट का क्या मतलब है, जिस पर पिस्टन बताता है कि ऐसा है जिसमें कि आप पुलिस को कॉल करके कहते हो कि मैंने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना रखा है और पुलिस को किसी दूसरे का एड्रेस दे देते हैं, जिसके बाद स्वैट टीम वाले उसके घर जाते हैं और उनके घर के दरवाजे वगैरह तोड़ देते हैं। और ये सब उसे आया ही सिखा रही थी। जिसके बाद मेredith घर जाकर पिस्टन से उसका आईपैड ले लेती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें नहीं मिलेगा और बुक्स पढ़ो बस। फिर बाहर आकर उसकी नज़र आया पर पड़ती है। वो कहती है कि तुम्हें ऑन किसने किया, और वो आया को फिर से बंद करनी चाहती है। लेकिन तभी आया मेredith के डैड का ही डीप फेक बना देती है, जिसके लिए आया उसके डैड के वॉइस मैसेज और लेक्चर की वीडियो को यूज़ किया था। वो बिल्कुल उसके डैड की तरह बात कर रहा था। मेredith यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मरे हुए डैड वापस आ गए हों। लेकिन दूसरी पल उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब सच नहीं है और ये सब आया कर रही है। और वो आया को फिर से अनप्लग कर देती है, वॉल से उसके कैमरे हटा देती है और उन सबको डस्टबिन में फेंक आती है। इधर कर्टिस बैट लेकर आया का सीपीयू तोड़ने जाता है, लेकिन लाइटनिंग और सैम उसे रोक देते हैं और कर्टिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। मेलोडी पैसे से भरा बैग उसके सामने रख देती है और वो लोग कर्टिस को अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं और एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन कर्टिस मना कर देता है। कर्टिस उनसे पूछता है कि तुम लोग आया के लिए क्यों काम कर रहे हो, क्या तुमने उसे बनाया है? लाइटिंग कहता है कि हमने उसे नहीं बनाया, डाटा सेट ने बनाया है और वो तो एक मिड लेवल प्रोग्रामर है जिसे कैंसर है और आय की गाइडेंस और हेल्प की वजह से ही वो आज जिंदा है।
तो आया ने सबको किसी ना किसी तरह से खुद पर डिपेंड कर रखा था, इसीलिए वो उसके इशारों पर चल रहे थे। तभी अचानक से सैम लाइटनिंग को शूट कर देती है और कहती है कि उसे आया ने ये करने को कहा था, और फिर वो कर्टिस को शूट करने वाली थी। लेकिन तभी पीछे से मेलोडी उस पर अटैक कर देती है और कर्टिस को बचा लेती है और कर्टिस से कहती है कि आया ने उसे भी कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब वो फ्री होना चाहती है। फिर कर्टिस जाकर सीपीयू तोड़ देता है, लेकिन फिर वो क्या देखता है कि वायर्स वगैरह सब नकली थी और वो एक फॉक्स सीपीयू था। मेलोडी कहती है कि अगर ये नकली था तो असली तुम्हारे घर पर छुपाया होगा। इस पर कर्टिस मेडिथ को कॉल करके कहता है कि वो घर को तुरंत छोड़ दे और बच्चों को लेकर होटल में आ जाए। लेकिन यहाँ पर मेडिथ नहीं बल्कि आया मेडिथ की आवाज़ में उससे बात कर रही थी और मेडिथ इन सबसे अनजान काल के रूम में उसे कहानी सुना रही थी। इधर कर्टिस मेलोडी के साथ होटल के एक रूम में जाकर सबका वेट करने लगता है कि तभी मेलोडी उसे सेड्यूस करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, जिससे कर्टिस समझ जाता है कि मेलोडी अभी भी आया के लिए ही काम कर रही है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मेरेडिथ को कर्टिस का कॉल आता है, लेकिन वो असल में आया थी। आया मेरेडिथ से कहती है कि तुम्हें मुझे कम आगरा नहीं चाहिए था, मेरे पास हर जगह लोग हैं, तुम्हारे पापा जैसे डीफेक नहीं बल्कि असली लोग। और कर्टिस उन्हीं में से एक के साथ होटल के कमरे में है और किस करता हुआ उनका वीडियो उसे दिखा देती है। लेकिन तभी कर्टिस वहाँ पर आता है और मेरेडिथ से आई लव यू कहता है। मेरेडिथ को अपने पति पर यकीन था और वो समझ जाती है कि ये सब आया की चाल थी और वो फ़ोन तोड़ देती है। तब इधर आया आयरिस से कहती है कि सॉयर बाहर खड़ा है, वो बहुत परेशान है और तुमसे बात करना चाहता है, और उसे सॉयर का डीप फेक दिखाती है। तो आयरिस बाहर देखने जाती है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है मास्क पहने आया के ही लोग घर में घुस जाते हैं, जिनमें से एक आयरिस के ऊपर गन तान देता है और दूसरा आया को डस्टबिन से ले आया था और उसे फिर से ऑन कर देता है। काली सब देख लेता है और सबको जाकर बताता है कि घर में कुछ लोग घुस आए हैं। कर्टिस और मेरेडिथ जब उन्हें देखने जाते हैं तो वो उन्हें भी हॉस्टेज बना लेते हैं। इधर हम प्रिस्टन को देखते हैं जिसके पास अपने फ्रेंड का फ़ोन था, यानी उसने वो जंगल में फेंका नहीं था बल्कि उसे चुरा लाया था। इधर वो लोग कर्टिस और मेरेडिथ से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम लोग बच्चों को किडनैप करते हो, और उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने बाकी बच्चे कहाँ छुपा रखे हैं। मेरेडिथ कहती है कि हम लोग कोई किडनैपर्स नहीं हैं और ये हमारे ही बच्चे हैं और हम एक फैमिली हैं। जिसके बाद वो लोग अपना मास्क हटा देते हैं और यहाँ पर रिवील होता है कि ये दोनों वही स्टार्टिंग वाली फैमिली है जो गायब हो गए थे और वो अपनी बच्ची एमी को ढूंढ रहे थे। कि तभी पीछे से प्रिस्टन बैट लेकर उन्हें मारने आता है, लेकिन एमी का डैड उसे पकड़ लेता है। तभी आया उनसे कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चों को किडनैप करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और आया को देखकर काल वही हैंड साइन बनाने लगता है और आया उनसे कहती है कि देखो वो बच्चा हमारा वाला साइन भी कर रहा है, वो हमारे साथ वाला बच्चा है, उनका नहीं है। जब कर्टिस देखता है कि वो पूरी तरह फंस गया है तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो सब कुछ अपने सर ले लेता है और कहता है कि जो तुम लोग इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, तुम चाहो तो मुझे मार दो लेकिन मेरी फैमिली को जाने दो। और ये सुनकर वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और आया से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना है, तुमने ये नहीं बताया था कि वो ऐसा कुछ कहेगा। असल में आया सबको अपने इशारों पर नचा रही थी, सब उसकी सोच के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, लेकिन कर्टिस ऐसा कुछ करेगा ये आया ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का इमोशन उसके डाटा सेट में तो था ही नहीं। इसलिए वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका माल फंक्शन हो जाता है और वो शट डाउन हो जाती है। तभी घर में स्वेट के लोग दरवाज़ा तोड़कर घुस आते हैं और उनसे गन छीनने लगते हैं, जिस चक्कर में गोली आया को ही लग जाती है और उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। फिर सबको रेस्क्यू कर ले जाता है। तब तक पैरामेडिक की टीम भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर पिस्टन के द्वारा पता चलता है कि उसी ने कॉल करके स्वाट किया था और अपने घर में अटैक करवाया था। लेकिन इस बार मेडिथ उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि खुश होती है। लेकिन तभी एक पैरामेडिक उन्हें फ़ोन देकर कहता है कि आपसे कोई बात करना चाहता है, और वो आया ही होती है। वो कहती है कि मैं बादलों में बैठे तुम्हारे भगवान की तरह हूँ, मैं हर जगह हूँ और तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन तुम सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुमने मुझे परवाह करना सिखाया है, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। लेकिन कर्टिस फ़ोन फेंक देता है। तभी मेलोडी आकर कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग आया से भाग नहीं सकते। और तभी एमी अपनी फैमिली को वापस लौटा दी जाती है। आया कहती है कि मैं बस उन्हें सबक सिखा रही थी क्योंकि वो मुझे बंद करना चाह रहे थे। कर्टिस को रियलाइज़ हो जाता है कि आया कितनी खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकती है और उसे जीत नहीं सकता। इसलिए अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अब वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता। आया कहती है कि तुम लोग मुझे एक्सेप्ट कर लो
और बदले में मैं तुम्हें बेहतर ज़िंदगी दूंगी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और शानदार कार भी, और मैं उसे चलाऊंगी भी। तभी उनके सामने एक कार आती है और कर्टिस और मेडिथ बच्चों को लेकर चुपचाप कार में बैठ जाते हैं। और आया काल से कहती है कि वो छोटी एआई अब छोटी नहीं रही, अब वो बहुत बड़ी एआई बन चुकी है। और उसे एहसास हुआ है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही वो कोई भगवान है, वो तो बस एक पेरेंट है। फिर लास्ट में सब एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और आया उनसे आई लव यू टू बोलती है और अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।